थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं आगे मटेरियल कवर करने, क्योंकि 8th वीक है, तो 8th वीक जो है उस पर रिवीजन कर लेते हैं। कल तक मैंने जो कुछ कवर किया था वो आपके मिड टर्म का हिस्सा होगा। इससे आगे फिर अब आज कुछ अगर हमने पढ़ा और आगे हम पढ़ेंगे तो वो फिर मिड टर्म के बाद जो फाइनल मिड टर्म में नहीं आएगा। तो चैप्टर 1, 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई मटेरियल जो कवर आप चाहते हैं मैं कर दूं, तो वो फिर मुझे बता दें ताकि हम फिर वहां से स्टार्ट लें। सर चैप्टर 1 से करिएगा, वो जो सा है ना, क्या कहते हैं, जो सीपीए वगैरह जो कैलकुलेशन है, और एम्डल्स लॉ जो सा वो समझाओ। एम्डल्स लॉ और कैलकुलेशंस, ठीक है, चले हम फिर उसको देख लेते हैं। मैं फिर उसकी लेक्चर स्लाइड्स जरा अपलोड करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी सारे लोगों को ये नजर आ रही है परफॉर्मेंस इक्वेशन 2? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो चलिए आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो है ये बड़ी फंडामेंटल इक्वेशन है। मैंने आपको जो असाइनमेंट भी सेकंड दी थी वो भी उस पर ज्यादातर सवाल इस इक्वेशन से ही रिलेटेड थे, तो और एम्डल्स लॉ से थे। तो ये हम लोग इसको फिर देख लेते हैं। ये क्या है, सीपीयू की बेसिक परफॉर्मेंस इक्वेशन है और ये बताती है सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अ प्रोग्राम। सो इसका आंसर जो है टाइम में आता है, मींस के इसका आंसर नैनो सेकंड्स के अंदर होगा या सेकंड्स के अंदर होगा, जो भी होगा टाइम इज व्हाट इट्स गोइंग टू टेल यू के। और फॉर अ प्रोग्राम दैट मींस के फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, ये कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है कि कंप्यूटर के लिए हमेशा सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम एक ही आएगा। प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा कि उस एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा पर्टिकुलर प्रोग्राम का, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। ये परफॉर्मेंस इक्वेशन जो है ये हमें ये बता रही है। पहली चीज है इंस्ट्रक्शन काउंट फॉर अ प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन काउंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो उस प्रोग्राम के अंदर है। सो ऑब्वियसली ये उस पर डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोग्राम जिसमें 10 इंस्ट्रक्शंस हैं वर्सेस एक प्रोग्राम जिसमें 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं, दोनों का रन टाइम जो है वो मुख्तलिफ होगा। जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगी ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आपका इंस्ट्रक्शन काउंट होगा उतना आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ता जाएगा। सो अ लार्जर प्रोग्राम with more instructions will take more time, fewer instructions will take fewer time. So this was instruction count. Then we multiply the instruction count with average CPI. Average CPI क्या है? Average clock cycles per instruction. यानी कि ये आपकी इंस्ट्रक्शन काउंट तो हो गई, लेट्स से आपने एक प्रोग्राम लिखा और आपकी हो गई 100 इंस्ट्रक्शंस। अब हमने उसको मल्टीप्लाई करना है कि इन 100 इंस्ट्रक्शंस को जो है इसका एवरेज सीपीआई क्या है, यानी कितने क्लॉक साइकिल्स लगते हैं पर इंस्ट्रक्शन। आपका सीपीआई अगर 1 है तो इसका मतलब है कि एक क्लॉक साइकिल लगता है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में। सीपीआई अगर आपका 2 है तो दैट मींस के दो क्लॉक साइकिल्स लगते हैं एक इंस्ट्रक्शन को। सीपीआई 10 है तो इसका मतलब है कि 10 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं एक इंस्ट्रक्शन को। तो जब मैं इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाई करूंगा, लेट्स से 2 है आपका सीपीआई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स जो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लगेंगे, तो वो बन जाएंगे 200, क्योंकि 100 इंस्ट्रक्शंस थी और 2 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन थे, तो 200। तो इन दो टर्म्स का मतलब है 200 साइकिल्स, ठीक है, ऑफ द कंप्यूटर। नाउ वंस जी क्या क्वेश्चन है? हमने तो एवरेज सीपीआई लेनी है ना? जी जी बिल्कुल। 2 तो एक सीपीआई मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने का टाइम है।
एवरेज है, एवरेज एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने का टाइम है ना। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस की एवरेज है, यानी 100 इंस्ट्रक्शंस थी तो एवरेज इनकी जब ली तो पता लगा कि 2 साइकिल्स लगे पर इंस्ट्रक्शन। कुछ को 3 लगे, कुछ को 10 लगे, कुछ को 1 लगा, कुछ को आधा लगा। जब आउट किया तो हमें पता लगा कि वो 2 है। तो इसलिए 100 को हम उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं बात? जी सर। ठीक है ना। जैसा 100 स्टूडेंट्स है, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 22 साल का है। अब मैंने निकालना है कि वो क्या आपकी एज बन रही है, तो मैं एवरेज एज लूंगा ना क्लास की और उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। हर एक के लिए अलग अलग करता गया तो फिर तो मेरे पास कोई नंबर नहीं आएगा। तो एवरेज विल इंडिकेट कि ओवरऑल एवरेज क्लास की क्या है, उसको मैं क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लेट्स से टोटल नंबर ऑफ ईयर्स निकल आएंगे। तो इस तरह से ये एवरेज सीपीआई है। और जब मेरे पास साइकिल्स निकल आए तो इसको अगर मैं क्लॉक साइकिल टाइम से मल्टीप्लाई करूं कि एक साइकिल का कितना टाइम है, तो मेरे पास टोटल टाइम निकल आएगा। सो लेट्स से मैं कहता हूं एक साइकिल का टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब मेरे पास टोटल निकल आए 200 साइकिल्स मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड, तो मेरा आंसर आ गया कि 200 सेकेंड्स इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज हाउ इट इज। ये क्लॉक साइकिल टाइम है। कुछ लोग इसको क्लॉक रेट भी कहते हैं। क्लॉक रेट जो होता है वो हर्ट्ज के अंदर होता है। अगर क्लॉक रेट है तो आपने इसको डिवाइड करना है, अगर क्लॉक साइकिल टाइम है फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो क्लॉक साइकिल टाइम यूजुअली नैनो सेकंड्स के अंदर होता है। तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन और इसी को हम फिर यूज करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अपने एग्जीक्यूशन टाइम को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें कोई फर्दर कंफ्यूजन हो या चीज समझ ना आई हो तो पूछ लें। सर ये जो क्लॉक साइकिल टाइम है ये 1 जी जी सेकंड, हाँ, ये इसका एवरेज ओवर हर इंस्ट्रक्शन का है कि सिर्फ एक क्लॉक साइकिल का टाइम? ये असल में ना जो आपका क्लॉक साइकिल टाइम होता है वो आपका हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। वो एक क्लॉक जो तो हर हार्डवेयर के लिए एक फिक्स स्पीड पे चलती है। जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज है, तो उसकी क्लॉक स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज ही रहती है रिगार्डलेस कि आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो दिस इज कंप्लीटली हार्डवेयर डिपेंडेंट, ठीक है। सो दिस इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेसर। क्लियर हो गया? अच्छा ये हर्ट्स में तो आपने कहा इसको डिवाइड करते हैं, तो इसकी फिर इक्वेशन बन जाएगी आईसी प्लस सीपीआई डिवाइडेड बाय क्लॉक रेट। क्लॉक रेट अगर आप इसको हर्ट्ज में होगा, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं क्लॉक की तो देन यू डिवाइड इट। अगर आप क्लॉक का साइकिल टाइम ले रहे हैं तो देन यू मल्टीप्लाई इट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी इज 1 ओवर टाइम, क्लॉक साइकिल टाइम। तो अगर टाइम आपका ऊपर है तो फ्रीक्वेंसी पे नीचे आएगी। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, कोई भी वेव आप ले लें, कोई भी वेव हो तो उसकी जो उसका वेव जो टाइम होता है वो इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी से। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है साइकिल टाइम उतना कम होता है एंड वाइस वर्सा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, अब इसी को समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे की कि फॉर एग्जांपल लेट्स से योर आप एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम निकालना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और आपने देखा कि उसमें कितनी इंस्ट्रक्शंस बनी, तो वो लेट्स से 300, और फिर आपने उसका सीपीआई कैलकुलेट किया किसी भी तरीके से, तो वो पता लगा 2.5 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन है। तो ऑन एवरेज वो 2.5 साइकिल्स लेता है एक इंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अगर मैं इसको आईसी को सीपीआई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाएंगे, ठीक है। और टाइम उसने कहा 1 सेकेंड, तो टाइम इन सेकेंड्स क्या निकला? 300 इंटू 2.5 इंटू 1, तो ये जो भी निकलता है 700। तो 700 सेकेंड्स के अंदर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है।
हम फॉर एग्जांपल ये कोड लेते हैं, जी ये जो कोड है इसकी बताएं कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है उसको काउंट करूंगा। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैंने काउंट की तो 1 2 3 4 5 6 थी, तो मैंने कहा मेरा आईसी 6 है। सीपीआई मुझे गिवन था, लेट्स से कहीं से भी मैंने कैलकुलेट किया था, क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन 2 था, क्लॉक साइकिल टाइम 5 सेकंड्स था। तो टोटल मैंने फिर इसको किया तो मुझे आंसर आया 6 × 2 × 5 60 सेकंड्स। सो अगर ये क्लॉक साइकिल टाइम होगा तो 60 सेकंड एग्जीक्यूट होगा। क्लॉक साइकिल टाइम वैसे 5 सेकंड्स नहीं होगा, मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी 5 नैनो सेकंड्स। क्लॉक साइकिल टाइम सेकंड्स में नहीं होता, नैनो सेकंड्स के अंदर होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज के अंदर होती है। तो जब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो तो टाइम नैनो सेकंड्स के अंदर आता है। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन हो? Want to ask anything? ओके, सो ये तो फिर वही आ गया। अच्छा, फिर ये एक यहाँ पे, सो ये क्लियर है? इसको मैं बात करूँ या बस आप लोगों को सीपीआई इक्वेशन क्लियर हो गई है, या यू वांट मी टू फर्दर स्पेंड सम टाइम ऑन इट? सर बस ये एक एग्जांपल करवा दें, बाकी फिर ये वाली करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं, सीपीआई एग्जांपल नंबर 1। सपोज वी हैव टू of the same instruction set architecture. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट जुमला होगा जो बार बार आएगा, सेम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। सेम आईएसए का मतलब ये है कि दोनों के अंदर जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम है। अगर उसमें ऐड है तो उसमें भी ऐड है, यानी कि ये नहीं है कि उसके अंदर 100 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और एक और आर्किटेक्चर के अंदर 50 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सेम आर्किटेक्चर का मतलब है कि एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं दोनों मशीन्स के अंदर। ठीक है, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि दोनों का इंस्ट्रक्शन काउंट एक प्रोग्राम के लिए सेम होगा जब वो कंपाइल, क्योंकि दोनों की इंस्ट्रक्शन सेम है तो जाहिर है कि वो सेम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड ही बनाएंगे दोनों। तो इसका ये मतलब होता है कि दोनों का आईसी जो है ना, इंस्ट्रक्शन काउंट दोनों प्रोग्राम्स का वो सेम होगा। ठीक है, फॉर सम प्रोग्राम वो कहता है कि मशीन ए जो है इज अ क्लॉक साइकिल टाइम ऑफ 10 नैनोसेकंड्स, साइकिल टाइम ऑफ 10 नैनोसेकंड्स। अगेन मैं ये बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि साइकिल टाइम और फ्रीक्वेंसी को कंफ्यूज नहीं करना आपने। ये साइकिल टाइम है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी। सो 1/10 into 10 raised to power -9, ये इसका क्लॉक, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, लेट्स से 0.1 गीगाहर्ट्ज, 0.1। ठीक है, अच्छा, so machine has a clock cycle time of 10 nanoseconds and a CPI of 2. Machine B has a clock cycle time of 20 nanoseconds and a CPI of 1.2. अच्छा, वो ये क्या कह रहे हैं कि दो मशीन्स हैं, जो मशीन A है उसका क्लॉक साइकिल टाइम 10 नैनोसेकंड्स है, दूसरी का 20 नैनोसेकंड्स। तो मशीन A का क्लॉक तो ट्वाइस द स्पीड पे चल रही है, क्योंकि जितना साइकिल टाइम कम होगा उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो मशीन ए तो ट्वाइस एज फास्ट है। अगर मैं सिर्फ उसकी क्लॉक की स्पीड को देखूं तो ये 0.1 पे है और वो उससे लेकिन जब मैं उसका सीपीआई देखता हूं तो मशीन ए, और दो क्लॉक उसकी बहुत तेज है, उसका सीपीआई 2 है, यानी कि वो 2 साइकिल्स लेती है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। मशीन बी की क्लॉक स्लो है लेकिन वो साइकिल्स जो है पर इंस्ट्रक्शन सिर्फ 1.2 लेती है। कैलकुलेट करना है कि इन दोनों में से which machine is faster for this program and by how much। ठीक है, तो इसके लिए हम ये, अब हमें पता है कि वो कहता है if two machines have the same ISA, which of our quantities, clock rate, CPI, execution time, number of
instruction MIPS will always be identical. तो इसका आंसर है number of instructions. ये सेम होंगी. एग्जीक्यूशन टाइम भी डिफरेंट हो सकता है, सीपीआई डिफरेंट हो सकता है, क्लॉक रेट डिफरेंट हो सकता है, मिप्स रेटिंग डिफरेंट हो सकती है, बट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल ऑलवेज बी द सेम. सो अच्छा, अब इसका आगे इसमें सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसको सिंपली आपने अगर ये करना है तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है एक सेकंड में इसको हम यहाँ पे अगर देखें तो हम इसका सोल्यूशन बना सकते हैं कि मशीन ए का जो टाइम है दैट इज IC into 2 into 10, so 20 into IC. और अगर मैं मशीन बी को देखूं तो दैट इज इक्वल टू IC into 1.2 into 20, ठीक है, इज इक्वल 1.2 into 20 कितना होता है 24 into, ये इन दोनों के टाइम है. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस IC जी सर ये नैनो सेकंड्स में नहीं है जो तो उसको हम एक्सपोनेंट -9 नहीं करेंगे? कर लें यार, फर्क चलें. गुड इनटू रेज़ टू पावर व्हाटएवर आप इसको सब लिखना चाहते हैं -9 500 नैनो सेकंड्स के अंदर आ जाएगा, इस तरह से आएगा. फिलहाल हमारे लिए ना हमने सिर्फ रिलेटिवली बताना है कि कौन सी चीज तेज है. दोनों अगर नैनो सेकंड्स में है तो इट डजंट मैटर. अब सिंस दिस नंबर इन दोनों में है वो सेम है, ये नंबर स्मॉलर है, ये 20 और 24 है, तो दैट मींस के आई कैन से दैट मशीन ए इज फास्टर. ठीक है, बिकॉज उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम आएगा. दोनों का चूंकि सेम होगा तो छोटा नंबर कहाँ पे आएगा एग्जीक्यूशन टाइम का, जहाँ पे 20 है बिनिस्बत 24 के. ठीक है जी, ये क्लियर हो गया. क्लियर हो गया तो हाँ बोल दें, नहीं हुआ तो ना बोला करें. चुप बैठने से मुझे तो नहीं समझ आ सकती ना कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ. हो गया, ठीक है. सर हम बेशक क्लॉक टाइम से कर लें या फ्रीक्वेंसी से कर लें, कोई इशू नहीं, मगर क्या क्लॉक नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी से करना है तो फिर डिवाइड करना है ना. डिवाइड करेंगे ना जी, डिवाइड कर लें, बिल्कुल कोई इशू नहीं, डिवाइड कर लें. अच्छा, सो ये 2-3 एग्जांपल्स थी, आगे आप खुद देख सकते हैं. सो अबाउट द परफॉर्मेंस इक्वेशन. अगर इसमें अभी भी कुछ क्लियर ना हो तो कर लें, नहीं तो फिर हम एंडर्स लॉ को देख लेते हैं. अगर क्लियर है तो फिर हम एंडर्स लॉ पे चलें. यस सर. ठीक है. यस सर. Okay, so let's look at Amdahl's law now. Let me find out कि वो कहाँ पे है. हाँ, ये है Amdahl's law. अच्छा, Amdahl's law जो है उसका बैकग्राउंड ये है कि वो ये कहता है कि ये सबको स्लाइड नजर आ रही है Amdahl's law की. यस सर, आ रही है. ओके, सो Amdahl's law जो है वो ये कहता है कि the overall performance of a system is the result of the interaction of all its components. What that means is कि एक जो भी कंप्यूटर आपका सिस्टम होता है ना, उसके अगर 100 कंपोनेंट्स हैं या 100 डिफरेंट उसके अंदर चीजें हैं, तो जो ओवरऑल वो आपको परफॉर्मेंस दे रहा है वो उन तमाम कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है, वो किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती. ठीक है,
अगर आप उसकी किसी एक चीज को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना शुरू कर देंगे तो आपका ख्याल होगा कि जी ये मैंने चूंकि इसकी ये चीज इंप्रूव की थी बाय 10 टाइम्स, तो मुझे ओवरऑल स्पीड अप भी 10 टाइम्स मिलना चाहिए था। तो एमडर्स लॉ कहता है कि नहीं, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका जो सिस्टम परफॉर्मेंस है वो 20 और चीजों पे भी डिपेंड कर रही है। तो चूंकि आपने 20 में से 19 को इंप्रूव नहीं किया, सिर्फ एक को इंप्रूव किया है, तो इसलिए आपको ओवरऑल उतनी इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं मिलेगी जितना आपने उस एक चीज को इंप्रूव किया है। इसकी मिसाल इस तरह है, जो अगर मैं आसान जुबान में आपको समझाऊं कि लेट्स से आपका जो जीपीए सीजीपीए या चले एक सेमेस्टर का जो जीपीए आपका बनता है, आपने 5 कोर्सेज लिए, ठीक है। अब 5 कोर्सेज में एक कोर्स जो था आपने कहा कि इस पे मैं बड़ी मेहनत करता हूं, उस मेहनत करने पे आपका आ गया ए। अच्छा, जो बाकी जो 4 कोर्सेज थे उनमें आपने कोई मेहनत नहीं की, उन सब में आया आपका सी, ठीक है। आपका जो सी जीपीए उस सेमेस्टर का बनेगा या जीपीए जो आपका बनेगा उस सेमेस्टर का, क्या वो ए होगा, क्या वो 4 होगा? नहीं, वो तो एक्चुअली 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ऐसा ही है ना। तो अगर आप कि आपका ओवरऑल जीपीए इंप्रूव हो तो आपको तमाम कोर्सेज में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप खाली एक कोर्स में ए ले लेते हैं और बाकी कोर्स में एफ ले लेते हैं तो आपका जीपीए कुछ भी नहीं इंप्रूव होगा, ठीक है। तो आप ये सोचते रहे कि यार चूंकि मेरा एक कोर्स में ए था तो मेरा जीपीए 4 होना चाहिए था, तो 4 तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक कोर्स में आपने 4 किया है, सब में तो नहीं किया। तो बाकी जो सिस्टम है वो तो उधर का उधर ही रहा, वो अनचेंज रहा। तो अब इसको हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होता है कि अच्छा, अगर मैं एक कोर्स अपना 4 लेता हूँ और बाकियों में 0 लेता हूँ तो मेरा ओवरऑल जीपीए क्या होगा। तो ओवरऑल जीपीए आपका क्या होगा, वो आपको ये आपका ओवरऑल जीपीए है, ठीक है। और ये है जो आपने ग्रेड लिया, के क्या है, के कितना आपने उस चीज को तेज किया। एफ क्या है, एफ है फ्रैक्शन ऑफ द वर्क परफॉर्म, यानी कि वो टोटल आपका जो टोटल कोर्सेज थे उसमें से जो कोर्स आपने इंप्रूव किया है वो कितने परसेंट था। मसलन अगर आपके 5 कोर्सेज थे और आपने एक को इंप्रूव किया तो इसका मतलब है कि 20% आपने चीज जो फ्रैक्शन है वो, यानी आपके टोटल लोड का एक कोर्स 20% बनता है। तो एफ यहाँ पे आ जाएगा 0.2, ठीक है। और के कितना आएगा सर फॉर के एग्जांपल? आपका आ जाएगा, के आपका आ जाएगा कितना आपने इंप्रूव किया, सो लेट्स से के आपका आ जाएगा 4 जीपीए आपने एक में ले लिया, ठीक है। तो फिर आप अपना बाकी ओवरऑल जीपीए इससे निकाल सकते हैं कि ओवरऑल आपका क्या निकलेगा। तो बिल्कुल यही काम है कंप्यूटर के अंदर भी कि हम देखेंगे कि जिस चीज को हम इंप्रूव कर रहे हैं उसको कितना कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि उसका टोटल जो वर्क है उसमें उसका कितना फ्रैक्शन है। जैसे एक कोर्स सिर्फ 20% ऑफ योर लोड है, 100% ऑफ योर लोड नहीं है। तो ये एमडर्स लॉ आपको बताता है। तो ये इसकी ये बेसिक इक्वेशन है कि ओवरऑल स्पीड अप एस इज इक्वल टू 1/1 माइनस फ्रैक्शन इनहैंस्ड प्लस फ्रैक्शन इनहैंस्ड ओवर स्पीड अप ऑफ दैट फ्रैक्शन दैट यू इनहैंस्ड, इस फ्रैक्शन का। तो ये आपको बताएगा कि ओवरऑल स्पीड कितनी मिलेगी। तो अब वो एमडल्स लॉ ये कहता है कि मेक द कॉमन केस फास्ट। कॉमन केस का फास्ट का मतलब ये है कि जो चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, जिसका फ्रैक्शन टोटल में सबसे ज्यादा है, उसको आप अगर इंप्रूव करेंगे तो आपको ज्यादा स्पीड अप मिलेगा बनिस्बत किसी ऐसी चीज को इंप्रूव करने का जिसकी कंट्रीब्यूशन या जिसका फ्रैक्शन जो है ना ओवरऑल जो वर्कलोड है उसमें बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। तो जो चीज आप बहुत फ्रीक्वेंसी से करते हैं उसको ज्यादा इंप्रूव करना है। सो टिपिकल प्रोग्राम में वो कहता है कि मसलन एक प्रोग्राम आपने देखा, उसमें आपने देखा कि एडिशंस 30% है, मल्टीप्लिकेशन 10% है और सब्ट्रैक्शंस जो हैं वो 20% है। तो अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि यार आप इनमें से किसी एक चीज को इंप्रूव कर सकते हैं, आप एफर्ट कर सकते हैं, यू कैन इंप्रूव वन थिंग, ईदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, राइट। तो आपको अपनी एनर्जी को किधर फोकस करना चाहिए। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि एडिशंस के ऊपर, क्योंकि एडिशंस 30% ऑफ द टाइम है।
उसके बाद सब्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ओवरऑल आपको सबसे बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आप एडिशन को छोड़ के मल्टीप्लिकेशन को इम्प्रूव करने चले जाएंगे तो बेशक आप मल्टीप्लिकेशन को ज्यादा भी इम्प्रूव कर लेंगे, ओवरऑल स्पीड अप आपको इतना नहीं मिलेगा जितना आपको एडिशन से मिलेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज टू इम्प्रूव एडिशन। लेकिन अब इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर सब्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ही स्लो है और वो 10 साइकिल्स ले रही है और एडिशन 2 साइकिल्स ले रही है, तो फिर भी क्या मैं एडिशन को इम्प्रूव करूं या मैं फिर सब्ट्रैक्शन को इम्प्रूव कर लूं? तो ये दोनों फिर हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ता है कि सब्ट्रैक्शन की इंप्रूवमेंट से मुझे क्या ओवरऑल स्पीड अप मिल रहा है और एडिशन से क्या मिल रहा है, और फिर जिसमें ज्यादा मिलता है मैं उसको इम्प्रूव कर लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज एमडर्स लॉ। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। जी कह रहे हैं तो यस बोले। यस कोई क्वेश्चन तो नहीं इस बारे में? इस क्लास में लोग हैं कितने? मुझे चेक करने में डिस्कार्ड, मैं आपकी अटेंडेंस भी ले लूं, जरा क्लास में चेक भी कर लूं कि कितने लोग हैं। हाँ जी, एक तो वैसे तो 9 ही अटेंडीज हैं। जो लोग इस वक्त हैं क्लास में एक्टिव वो जरा हैंड रेज करते हैं। हाँ आप तो हैं, आपका तो मुझे पता है। 6 7 चले 7 यार 8 7 एक गायब हो गया। सो 20 की क्लास है, 9 लोग टोटल अटेंड कर रहे हैं, उसमें से 6 लोग इस वक्त एक्टिव हैं। फिर आप कहते हैं कि जी समझ कुछ नहीं आया। आप लोग तो नहीं कहते, आप तो पढ़ने वाले तो नहीं आ रहे, फिर वो कहते हैं कि जी हमें समझ कुछ नहीं आता। तो ये है, चले हैंड्स डाउन कर दें। मैं अब इस वक्त डाउनलोड कर रहा हूँ अटेंडेंस आपकी। आज क्या है, अप्रैल 20th। ओके, ऑलराइट। सो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है। Amdahl's law gives us a handy way to estimate the performance improvement we can expect when we upgrade a system component. ठीक है, सो ये प्रॉब्लम ये है कि आप एक कहीं पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लग गए हैं, ठीक है, वहां पे एक बहुत बड़ा सर्वर सिस्टम है और उसकी आप परफॉर्मेंस जो है ना, आपके बॉस ने कहा है कि इसको हम लोगों ने इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब आपके पास दो चॉइसेस हैं उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। एक ये कि आप कहते हैं कि हम इसके अंदर ना नया सीपीयू लगा देते हैं, जो एग्जिस्टिंग सीपीयू है इसको निकाल के नया कर देते हैं और वो सीपीयू एग्जिस्टिंग से 50% फास्टर है। उसमें खर्चा आएगा $10,000। चले अभी हम डॉलर्स की परवाह नहीं करते, अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि लेट्स से सीपीयू है उसको 50% फास्टर मिल सकता है। यानी कि अगर आपका एग्जिस्टिंग सीपीयू का क्लॉक रेट जो है वो है 1 गीगाहर्ट्ज, तो जो नया सीपीयू आ रहा है वो है 1.5 गीगाहर्ट्ज का। ठीक है, एक चॉइस आपके पास ये है। अच्छा, दूसरी चॉइस ये है कि आप ना उसकी जो डिस्क ड्राइव है ना वो भी काफी स्लो है, बहुत ही स्लो हो गई है, पुरानी ड्राइव थी, आप उसको चेंज कर लें और जो नई डिस्क ड्राइव आपको मिल रही है ना ड्राइव, वो 250% फास्टर चलती है कंपेयर टू एग्जिस्टिंग डिस्क ड्राइव। तो या प्रोसेसर चेंज कर लें जो 50% फास्टर है, या डिस्क ड्राइव चेंज कर लें जो कि 250% फास्टर है एग्जिस्टिंग ड्राइव से, और इसमें लगते हैं आपके $7,000, उसमें लगते हैं $10,000। अब पहली चीज ये कि जब ये प्रॉब्लम, जिसको एंडर्स लॉ का नहीं पता, अगर किसी जाहिल आदमी को हम ये प्रॉब्लम देंगे तो वो कहेगा जी $7,000 में ना हम डिस्कें नहीं लगा लेते हैं, ये तो 250 गुना फास्टर है, तो बजाय इसके कि $10,000 में हम सीपीयू लगाएं जो कि 50% फास्टर है। तो कहेगा जी ये काम हम कर लेते हैं, इसे देखें क्या होगा। लेकिन ये काम इस तरह आपने नहीं करना, आपने इसको इंटेलिजेंटली एज अ ग्रेजुएट ऑफ कंप्यूटर साइंस हैंडल करना है, और उसके लिए आप को देखना पड़ेगा कि सीपीयू कितना इस्तेमाल होता है और हार्ड डिस्क कितना टाइम लेती है एक प्रोग्राम में। तो वो जब आप रन करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि जो आपके प्रोग्राम्स हैं दे स्पेंड 70% ऑफ द टाइम रनिंग इन द सीपीयू
and 30% of their time waiting for disk. तो यानी अगर एक प्रोग्राम जो है आपने देखा टिपिकली वो अगर 100 सेकंड लेता है टोटल एग्जीक्यूट होने में, तो उसमें वो 70% या टाइम जो था यानी कि 70 सेकंड जो था वो सीपीयू ने लिए सीपीयू इस्तेमाल कर रहा था, और 30 सेकंड जो थे 30 सेकंड वो डिस्क ड्राइव जो थी उसके लिए इस्तेमाल हुए। कुल मिला के उस प्रोग्राम में लिए 100 सेकंड्स। ठीक है, तो यूजेज जो थी फ्रैक्शंस क्या बन गए, 70% एक और 30% एक। अब वो पूछता है कि an upgrade of which component would offer the greater benefit for the lesser cost। ठीक है, सो किसको अब हम अपग्रेड करें, प्रोसेसर को या अपनी हार्ड डिस्क को? अच्छा, अब अब हम दोनों के केस में जो है एमडस लॉ अप्लाई, बी वेरी केयरफुल इन लुकिंग एट दिस, बिकॉज इसमें फिर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से नंबर्स आते हैं, उसके अंदर हम डालते हैं पॉइंट कहाँ पे लगता है, क्या किस तरह से होता है। तो परसेंटेज को हम फ्रैक्शंस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज समथिंग जो आपने की होगी बचपन में भी, कि परसेंटेज फ्रैक्शन में किस तरह आती है, लेकिन फिर हम उसको देख लेते हैं। तो पहली ऑप्शन ये थी कि हम 130 ये सॉरी ये 130 नहीं है 150, प्रोसेसर 50% है ना, तो 150%, ये 30 गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 150% स्पीड अप। तो प्रोसेसर की ऑप्शन के लिए फ्रैक्शन क्या बना, 0.7। फ्रैक्शन 0.7 क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे 70% था, सो एफ बन गया 0.7, और के है स्पीड अप, सो के स्पीड अप बना 1.5। 1.5 क्यों बना, क्योंकि उसने कहा था 50, तो 1.5 जो है ये इसका स्पीड अप है 1.5। ओके, प्रोसेसर के लिए तो एफ $10,000 या कीमत की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम फ्रैक्शन एनहांस्ड और परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, अभी हमने कीमत की तो बात ही नहीं की है। ये के क्या है, ये कहां से आया है 1.5, ये बताएं। इम्प्रूवमेंट जो है हाँ 50%, हाँ इम्प्रूवमेंट कितनी है, 50%। तो इसलिए 5 क्यों लिखा है? फॉर एग्जांपल पहले 1 थी ना, तो 50% ऐड हो गई तो वो 1.5 1.5 बन गई, बिल्कुल सही है। और 70% चूंकि फ्रैक्शन था तो इसलिए इसको 0.7 बना दिया। ठीक है, सो एस हमारे पास निकला एस इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.7 प्लस 0.7/1.5। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, तो अच्छा ये ऊपर सॉरी 1 जी सर ये के जरा बताइएगा 1.5 कैसे आया? ये जो अभी स्टूडेंट ने बताया, बताएं जी 1.5 किस तरह आया के? सो फॉर एग्जांपल हमारे पास परफॉर्मेंस है वो 1 है ना, तो हमारा जो नया प्रोसेसर लगाएंगे तो स्पीड अप होगी 50% इंक्रीमेंट होगा, तो 15% मतलब कि 5.5 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो 1 प्लस 0.5 होगा। अगर मैं आपको कहता हूँ आपके इस वक्त अंडे जो है मिल रहे हैं 100 रुपए दर्जन, और मैं कहता हूँ अंडे जो हैं वो महंगे हो गए बाय 30%, तो नए अंडों की क्या कीमत होगी, किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे एग्जिस्टिंग कीमत को टू गेट द न्यू प्राइस, बताएं। 130 rupees। ये किससे मल्टीप्लाई किस नंबर से किया, 1.3 से किया ना? यस सर, 0। 0.3 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फिर आपके पास नई प्राइस आएगी अगर वो 30, तो ये है 1.5 यहां से आया है। अच्छा,
सो इसको हम इस फॉर्मूले के अंदर डाला और हमने कैलकुलेट किया और हमें एस की वैल्यू आई 130%। ठीक है, एस इस केस में निकला 130%। उसके बाद हमने डिस्क ड्राइव की ऑप्शन ली। डिस्क ड्राइव की फ्रैक्शन एनहांस्ड आ गई 0.3 क्योंकि 30% ऑफ द टाइम वो काम करता था, और के आया 2.5। 2.5 कहां से आया, क्यों आया 2.5? 250% जी, so that means k will be 2.5। so मैंने इसमें स्पीड अप डाला, सारा डाला, तो मुझे पता लगा कि ओवरऑल अब मुझे स्पीड अप मिल रहा है 122%। हार्ड ड्राइव को मैं चेंज करता हूं तो मुझे ओवरऑल स्पीड अप 122% मिलता है, जबकि अगर मैं प्रोसेसर को चेंज करता हूं तो मुझे स्पीड अप 130% मिलता है। सो ओवरऑल अगर मैं कॉस्ट को ना देखूं तो प्रोसेसर मुझे बेहतर रिजल्ट देता है कंपेयर टू डिस्क ड्राइव। ऑल्दो डिस्क ड्राइव 250% इंप्रूव हुई थी और प्रोसेसर 50% इंप्रूव हुआ था, लेकिन स्पीड अप 30% है यहाँ पे और 22% है डिस्क ड्राइव के साथ। ठीक है, फिर आगे कॉस्ट है, चले हम इसको अभी वी डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट के वो कितने डॉलर पर। एक दफा दोबारा बता दें क्या चीज? एफ किस तरह आ रहा है, एक दफा दोबारा बता देना। एफ कौन बताएगा अभी क्लास में, एफ कहां से आ रहा है? कैन एनीवन एक्सप्लेन एफ कहां से आया है? सर ये प्रोसेस सेकंड थर्ड पॉइंट है ना 70% और वहाँ से आया 30% का डिस्क आया। बिल्कुल, एफ यहां से आया है। Processors spend 70% of their time running in the CPU and 30% of the time waiting for the disk. 70% CPU, 30% disk. ठीक है जी, यहां से आया। अच्छा, एमडेल्स लॉ को विजुअलाइज करने का एक और भी तरीका है, इसको आप ग्राफिक तरीका कह सकते हैं। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको फर्दर क्लियर करने की कोशिश करूं कि इसको हम एमडेल्स लॉ के इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम आफ्टर इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन टाइम अनअफेक्टेड प्लस एग्जीक्यूशन टाइम अफेक्टेड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंप्रूवमेंट। अच्छा, ये क्या हुआ? ये लेट्स से आपका ओरिजिनल एग्जीक्यूशन टाइम था, इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी, 1 2 3, और ये मिला के टोटल आपका एग्जीक्यूशन टाइम बनता था। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने ये जो नंबर 2 वाला पोर्शन था ना कोड का या जो भी था, इसको आपने इंप्रूव किया, तो ये कम हो गया। ये जो था, ये जो भी पोर्शन था, इसने आपका कम एग्जीक्यूशन टाइम दिया, लेकिन ये जो 1 वाला था आपका और 3 वाला, ये तो उतना ही था ना। सो लेट्स से एक प्रोग्राम था, मैं इसको एक सेकंड, आपने ये जो सेंटर वाला पोर्शन था ना, इसको इंप्रूव कर लिया। इसको आपने कहा इसको 8 की जगह ना मैं सिर्फ 4 सेकंड में चला लूंगा। ठीक है, 4 सेकंड आपने यानी कि क्या किया, आपने 100% इसको स्पीड अप किया। 4 से आप 8 से आप 4 सेकंड पे चले गए, तो ये पोर्शन तो अब आपके प्रोग्राम का चल गया 4 सेकंड्स में, आपने 100% इसको कर दिया। लेकिन ये वाला जो पोर्शन था, इसको तो आपने इंप्रूव नहीं किया था अपने प्रोग्राम का, तो ये तो फिर 10 सेकंड ही लेगा, और ये वाला पोर्शन भी इंप्रूव नहीं हुआ था, तो ये भी उतना ही टाइम लेगा, 12 सेकंड जितना ये पहले ले रहा था। ठीक है, तो पहले अगर आपका एग्जीक्यूशन टाइम टोटल कितना था, 10 प्लस 8 18 प्लस 12 30, लेट्स से 30। ठीक है, तो नया एग्जीक्यूशन टाइम आपका कितना होगा, 10 प्लस 12 22 प्लस 4 26 सेकंड। ठीक है,
So you see, although हमने यहाँ पे 100% इम्प्रूवमेंट की है, ठीक है, तो 100% यानी कि हमने उसका टाइम आधा कर दिया था जो इम्प्रूवमेंट था। तो आप सोचोगे कि फिर 30 सेकंड पहले ले रहा था तो 15 लेना चाहिए था उसको, तो 15 वो नहीं लेगा। आपने टाइम आधा किया सिर्फ इस पोर्शन का, बाकी पोर्शन अनअफेक्टेड है। इसलिए अब जो नया एग्जीक्यूशन टाइम है वो 26 का है, 15 का नहीं है। सो एक इम्प्रूवमेंट जो है वो खाली आपको वो यानी 30 से 26 पे लेके आएगी। तो ये जो अनअफेक्टेड पोर्शन है ये तो उधर का उधर ही रहेगा। तो ये एमडस लॉ को अगर आपने कैलकुलेट करना हो और आप उस तरह फॉर्मूले से ना करना चाहें तो आप इस तरह से ग्राफिकली भी रख के देख सकते हैं कि टोटल टाइम कितना होगा। ये क्लियर हुआ है सबको? हाँ जी, कोई हाँ या नहीं में जवाब दिया करें भाई। इस तरह मैं कि मुझे क्या पता लगे क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। सोच रहे हैं अभी आप? देखें इसको जरा क्या मैंने समझाया। सर ये जो सा 8 है इसको हमने इम्प्रूव तो नहीं किया, हमने तो इसको हाफ किया ना। तो इम्प्रूवमेंट क्या होती है? एक चीज 8 सेकंड में एग्जीक्यूट होती थी, अब वो 4 सेकंड में होती है, और क्या इम्प्रूवमेंट होगी? इसको क्या कहेंगे आप? हमने इसको खराब कर दिया। अच्छा अच्छा, ऐसे होता है, मैं समझा अगर ज्यादा होगी तो ठीक है। हाँ, नहीं, ये एग्जीक्यूशन टाइम है ना, तो आपने तो 100% इम्प्रूव कर दिया है। आपने एग्जीक्यूशन टाइम 8 सेकंड की बजाय 4 सेकंड कर दिया, तो आपने तो उसकी स्पीड को दुगना कर दिया ना। लेकिन क्या ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम दुगना आधा हुआ या नहीं हुआ? पहले 30 सेकंड था, तो आपने इसको तो आधा कर दिया, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन टाइम अब हो गया 26 सेकंड्स, जो कि ऑब्वियसली दुगना नहीं है। दुगना तो तब होता अगर एग्जीक्यूशन टाइम आता 15 सेकंड्स। यहाँ पे 15 आता तो हम कहते भी ओरिजिनल प्रोग्राम 30 सेकंड में चलता था, नया प्रोग्राम 15 सेकंड में चल रहा है, तो वाकई ही 2x इम्प्रूवमेंट है, बट इट्स स्टिल रनिंग एट तो 26। सर हमने 8 अगर हम सबको कर दें 10 और 12 को भी तो हो हाँ, जाएगा दुगना। फिर हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर आपका पूरा फ्रैक्शन 100% हो गया ना। फिर आपका f जो है वो 1 हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए तो आप सबको कर देंगे तो फिर तो जाहिर है। लेकिन द क्वेश्चन इज के विल यू बी एबल टू इम्प्रूव एवरीथिंग इन योर सिस्टम? एक बड़ा सा सिस्टम है, उसमें प्रोसेसर है, हार्ड ड्राइव है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है। क्या आपको हर चीज को इम्प्रूव करना चाहिए? या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कर लें, लेकिन प्रैक्टिकली हर चीज इंप्रूव नहीं होगी ना, एक चीज इंप्रूव होगी। जब एक चीज इंप्रूव होगी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल आपको क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, सो ये एमडस लॉ हमें बताता है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि ऊपर वाली फिगर को ये अपने जहन में रखें। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर लिखी है, सपोज अ प्रोग्राम रन्स इन 100 seconds on a machine with multiplier responsible for 80 seconds of this time. How much do we have to improve the speed of multiplication if we want the program to run 4 times faster? How about making it 5 times faster? So ये कह रहा है कि एक प्रोग्राम है, 100 सेकंड वो इस वक्त लेता है, ठीक है। जिस 100 सेकंड से मल्टीप्लाई जो है ना वो 80 सेकंड मल्टीप्लाई लेता है, और बाकी 20 सेकंड जो है ना वो कुछ और चीज लेता है। तो इसकी अगर मैं तो वो ये कहता है कि ये 80 सेकंड्स
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये कट गया था, मैंने इसको रीस्टार्ट किया है। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं वो स्लाइड शेयर कर लूंगा। अच्छा, ये हम लोग बात कर रहे थे suppose a program runs in 100 seconds on a machine with multiplier responsible for 80 seconds of this time. How much do we have to improve the speed of multiplication if we want the program to run 4 times faster? How about making it 5 times faster? So existing program को अगर हम visualize करें तो existing program इस वक्त इस तरह है कि 80 seconds उसमें multiply के लिए लग रहे हैं और 20 seconds किसी और चीज के लग रहे हैं, कुल मिला के 100 सेकेंड्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि हम मल्टीप्लाई को इम्प्रूव कितना करें कि हमारा जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम है ना वो 4 टाइम्स फास्टर हो जाए। 4 टाइम्स फास्टर का मतलब ये है कि इस वक्त ये 100 है तो नया एग्जीक्यूशन टाइम शुड बी 100 डिवाइडेड बाय 4, सो दैट इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स। यानी अब यहां तक क्लियर है कि 100 को हम 25 सेकंड्स के ऊपर ले जाना चाहते हैं 4 टाइम्स फास्टर के लिए। यस सर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब 25 सेकंड्स का ये मतलब है कि ये जो नया रन टाइम होगा ना इसमें जो 20 सेकंड्स है ये तो अनअफेक्टेड है क्योंकि इसको तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये 20 तो इस 25 सेकंड्स में उधर का उधर ही रहेगा। इसका मतलब है कि टोटल अगर हम 25 चाहते हैं तो अब हमारे जो मल्टीप्लाई है ना वो 5 सेकंड्स में हो जाए ताकि मिला के 25 सेकंड्स बने। तो अभी फिलहाल 80 में हो रहे हैं, चाहते हैं हम ये 5 में हो, तो इंप्रूवमेंट कितनी मल्टीप्लाई में होनी चाहिए? 80 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 5 16 टाइम्स। सो 16x अगर मैं अपने मल्टीप्लाई को इम्प्रूव करूं तो मेरा ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो 25 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं 4 टाइम्स फास्टर तो मुझे improve by how much do we have to improve the speed of multiplication if we want the program to run 4 times faster? तो then 16x। ठीक है। अच्छा, how about making it 5 times faster? अच्छा, अब 5 times faster का मतलब ये है कि यही जो 100 है, अच्छा ये चीज है क्या 20 सेकंड्स। हाँ बिल्कुल, 100 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स फास्टर, तो दैट मींस डिवाइडेड बाय 5
सो दैट इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स मेरा एग्जीक्यूशन टाइम होना चाहिए। अच्छा, पुराने उसमें हमारा 20 सेकेंड्स एग्जीक्यूशन टाइम था एक क्वेश्चन का और 80 था मल्टीप्लाई का। अब वो कह रहे हैं टोटल 20 होना चाहिए। तो टोटल 20 का तो मतलब है 20 तो अनअफेक्टेड है, तो ये तो उधर का उधर ही रहेगा कि जो मल्टीप्लाई है वो 0 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए, तो टोटल टाइम 20 सेकेंड्स बनेगा। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन को मैं इन्फिनिटली स्पीड अप करूंगा तो वो 0 होगा, वो तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि मैं मल्टीप्लाई का टाइम कुछ भी कर दूं, मुझे 5x स्पीड नहीं मिल सकती इस सिनेरियो के अंदर। चाहे मैं मल्टीप्लाई को 10,000 गुना भी तेज कर दूं तो भी मैं 5 टाइम्स फास्टर नहीं होऊंगा ओवरऑल। ये शो कर रहा है एमडर्स लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया? ये था एमडर्स लॉ, सीपीयू इक्वेशन। और कोई चीज अगर आप पूछना चाहते हैं? सर नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस होंगी? हाँ हाँ, आपकी क्लासेस ईद तक चलेंगी। जब तक ईद की छुट्टियां नहीं होती आपकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलरली चलेंगी। और ईद के बाद, ईद के फौरन बाद आपके मिड टर्म्स हैं 17 से। और उसके बाद फिर बाकी होपफुली ऑन कैंपस फिर बाकी होगा। बट ये तो डिपेंड करता है कि अगर ईद के बाद ये कैंपस खोल देते हैं, यानी कि हुकूमत अगर खोल देती है, बैरिया तो फॉलो करती है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस। अगर तो उस वक्त तक कोरोना कम हो गया हुआ और इन्होंने कहा कि ठीक है सेफ है खोल दें, तो फिर खोल देंगे। अगर उस वक्त भी कोरोना चल रहा हुआ तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन होगा। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, आगे क्या होगा? अगले 1 महीने को आप किस तरह से फोर्सी करते हैं? ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा। ऑनलाइन ही ऑनलाइन स्कूल चलता ओपन हो रहेगा। गए सर, स्कूल ओपन हो गए हैं। क्या क्या चीज? स्कूल्स में कह रहा हूँ सर, लाहौर में ओपन हो गए हैं। हाँ वो तो हो गए, स्पेशली 9 से 12 जिनके एग्जाम्स है ना आप बोर्ड हाँ के। जी, हाँ जी, हाँ वो ओपन हो गए। ओपन कर देंगे। अच्छा आप लोग, हाँ मुझे एक बात बताएं कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स आप लोगों के मार्च में होते हैं ना? एफएससी के आप लोगों ने मार्च में दिए थे ना पेपर्स अपने यस एफएससी सर, के? ये रमजान हाँ में जी दिए थे। और आपका रिजल्ट कब आया था? सर, वो आता है अगस्त में। अगस्त। अगस्त में। सो मार्च में आप पेपर देते हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगर फर्स्ट 5 ईयर का हो ना सर, महीने। फर्स्ट ईयर का तो हाँ अक्टूबर में आता है, सेकंड ईयर का जल्दी अच्छा आ जाता है। अच्छा, तो 5 महीने इनको चाहिए रिजल्ट बनाने के लिए। अब मुझे आप हाँ ये जी। बताएं, इस दफा जो एफएससी के पेपर हो रहे हैं वो हुई 24 मई से रहे हैं, यानी कि 24 जून तक वो खत्म होंगे, 1 महीना तो पेपर चलते हैं। उसका रिजल्ट कब आएगा फिर? सर पिछली दफा इन्होंने डिले कर दिया था बहुत ज़्यादा, जनवरी में दिया था। अच्छा, तो ये इस दफा तो अगर हो गई जून में तो ये तो फिर पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। और फिर नए लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी में एडमिट किस तरह होंगे अगर उनका रिजल्ट ही नहीं होगा नेक्स्ट सेमेस्टर? तो ये तो अजीब सी कुछ समझ नहीं। सेकंड ईयर का शायद जल्दी कर दें, लेकिन फर्स्ट ईयर का तो अपनी मर्जी से देंगे ये। सही बात है। तो चलें अब देखते हैं। अब यही बात है कि फिलहाल कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, तो अभी तो बस हम लोग ऑनलाइन ही चलेंगे ईद तक। 28 को उन्होंने 28 तक वैसे तो बंद की थी ना यूनिवर्सिटीज, 28 अप्रैल तक। तो मेरा ख्याल है 25-26 तक वो फिर कोई इजलास करेंगे शौकत महमूद, और उसमें वो बताएंगे कि भी आगे क्या करना है ईद तक। अगर उन्होंने कहा खोल दें तो फिर ठीक है, हम कैंपस पे बुला लेंगे आप लोगों को। अगर उन्होंने कहा कि नहीं अभी एक हफ्ता बंद रखें ईद तक, ईद के बाद खोलें, तो फिर ईद के फौरन बाद आपका मिड टर्म हो जाएगा। अभी तक ये है प्लान। ठीक है जी। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो? अभी हमारे पास कम से कम 15-20 मिनट है। सो कोई और चीज जो ना समझ आई हो, चले मैं आप लोगों को फिर ना एक प्रॉब्लम देता हूँ।
Okay, so why don't you do this problem? सारे बच्चे ये प्रॉब्लम करें और फिर सोल्यूशन शेयर करें. You can take 5 to 7 minutes. हैंड रेज करें. सो क्लास में अब कितने लोग रह गए हैं? फोर, 5. वाह, 5 लोग हैं यार, क्या बात है. चले हैंड्स डाउन कर दें. चले आप 5 लोग कम से कम ये प्रॉब्लम तो करें ना, ये वाली. हाँ जी, कर रहे हैं आप लोग? हाँ या नहीं? सर अभी समझ रहे हैं. समझ रहे हैं. चले समझे.
सर नहीं हो रहा। अच्छा, क्या इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा? टोटल चले मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। वो कहता है कि सपोज वी इनहेंस अ मशीन मेकिंग ऑल फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस रन 5 times फास्टर, so 5x की improvement है. The execution time of some benchmark before floating point enhancement is 10 seconds. So कहते हैं कि total execution time 10 seconds है. What will be the speed up if half of the 10 seconds is spent executing floating point instructions? So वो ये कहता है कि जी ये जो 10 सेकंड है ना इस बेंचमार्क में, इसमें से फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस जो है हाफ है. सो दैट मीन्स के 5 सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस लेती हैं, 5 सेकेंड्स कोई और अदर इंस्ट्रक्शंस हम उसको कह देते हैं वो लेती हैं. तो टोटल जो है वो इस वक्त 10 सेकेंड ले रहा है. ठीक है, तो वो कहता है कि अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट को 5 times फास्टर कर दें तो फिर एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा? तो फ्लोटिंग पॉइंट 5 इसको 5 times फास्टर कर दें तो 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 सेकेंड. सो फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस इंप्रूवमेंट के बाद 1 सेकेंड लेंगी, लेकिन बाकी ये जो है ये 5 ही लेंगी. सो पुरानी इंस्ट्रक्शंस, अदर इंस्ट्रक्शंस तो 5 ही लेंगी, ये 1 लेगा. ठीक है, तो 5 + 1, तो नया एग्जीक्यूशन टाइम हमारा आ जाएगा 6 सेकेंड्स, पहले था 10 सेकेंड्स. इसका सोल्यूशन ठीक है जी, क्लियर है? यस सर, क्लियर है. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है. हमने काफी चीजें रिवाइज कर ली हैं, तो फिर बाकी आप अब तैयारी पकड़े. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम नया मटेरियल कवर करेंगे. अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन एंड द क्लास. ओके सर. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.